honor and invite our esteemed chief guest to grace the pod. My lord, sir, आप वहीं से करेंगे या you will just grace? हाँ, it's okay. To grace the podium and share a few words, and your presence is really truly inspiring, and we eagerly look forward to your insights, sir. Please, please join and welcome with a big round of applause former Justice Shri V.S. Siradhana ji. He is the gem of the society, tycoon of the society, and now I would like to, sir, just share our views and conclude the remarks, sir, please. Thank you, Bharatji. A very good evening to you all. Since morning, we have been discussing, interacting. भरत भूषण जी ने मेरे बारे में जो कहा वो सब तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन एक टाइकून नहीं हूँ. Now, you have been put to a rigorous hearing, and everything has a capacity. Even our audio system, auditory nerves, they also have a capacity to bear and listen. So everybody must be now in a painful position listening to all. So my turn comes in the end, and that is always a frustrating part. Now there are two options. मैं हिंदी में बोलूँ या अंग्रेजी में बोलूँ, आप जैसे चाहें, या मिक्स करके बोलूँ. So one thing is that I can take a little bit from every speaker and conclude. And another thing is that I start mine and can eat up your ears for hours. Because before being a judge, I was a lawyer, practiced for about 25 years. So I could stand at dais for 3 to 4 hours was a normal thing. But don't be afraid, I won't take that much time. So I start from the point about what you were saying about politics and who does politics. So everybody should do politics because आपको पानी कितना मिलेगा, आपको बिजली कितनी मिलेगी, आपको सड़क कैसी मिलेगी, ये सब पॉलिटिक्स से डिसाइड होता है. इसलिए पॉलिटिक्स में बिल्कुल हिस्सा लीजिए, भाग लीजिए, देखिए समाज में जिनको आप चुन रहे हैं वो इस लायक हैं भी या नहीं है, और उनको देखकर जो है, जो अच्छा आदमी हो, जो अच्छा व्यक्ति हो, उसको वोट दीजिए. ऐसा मत कीजिए कि मेरा रिश्तेदार है, मेरा मामा है, मेरा चाचा है, मेरा भाई है, चाहे वो चोर है, बदमाश है, उचक्का है, क्रिमिनल है, फिर भी मैं तो उसी को वोट दूंगा. लेकिन होता यही है, कभी रिश्तेदारी के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी रिश्तेदारी में वोट वहीं जाता है, और उसी का नतीजा है कि आज हम इस स्थिति में खड़े हैं. ऐसे ऐसे देश जिनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सब कुछ बर्बाद हो गया था, तहस नहस हो गया था, उदाहरण के लिए जापान, जहाँ पे एटम बम गिरा, कितना नुकसान हुआ, लेकिन आज वो देश कहाँ हैं और हम कहाँ हैं. तो अगर ये कहते हैं कि अभी तो बहुत कम समय गुजरा है, मैं जब पढ़ता था तब से सुन रहा था कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. फिर जब मैं कॉलेज में आया तब भी सुनता था कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. फिर जब मैं वकालत में आया तब भी सुनता था कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. और जब वकालत से जज बन गया तब भी ये सुनता था इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. और आज भी इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा समय नहीं लग रहा है डेवलपमेंट में. 70 साल 76 साल बहुत होते हैं, 3 जनरेशन्स बदल जाती हैं. तो हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ. इफ़ इंडिपेंडेंस इज ग्रांटेड टू इंडिया, ये आपके मोबाइल पे मिलेगा, Churchill on Indian politicians. If independence is granted to India, power will go to the hands of rascals, rogues, freebooters. All Indian leaders will be of low caliber and men of straw. They will be
they will have sweet tongues and silly hearts. They will fight among themselves for power, and India will be lost in political squabbles. A day would come when even air and water will be taxed in India. तो वाटर बिल तो हम बहुत पुराने समय से दे रहे हैं, और अब जो दिल्ली एनसीआर में हाल है, और मैं जयपुर रहता हूँ तो जयपुर में भी आपको एयर प्योरीफायर्स लगाते हैं, तो उस पर भी वही टैक्स लगना शुरू हो गया। तो हम कहाँ से चले थे और आज कहाँ आए हैं। आपने एक रोमन गॉड की मूर्ति देखी होगी जिसमें दो फेस हैं, एक फॉरवर्ड देख रहा है, एक बैकवर्ड देख रहा है। उसको कहते हैं जेनुस, जनवरी से डिसाइड किया हुआ है। वो इंडिकेट करता है कि आपका पास्ट कैसा था, उसको देख के आप अपने फ्यूचर को प्लान करिए। तो कुछ हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम अपने पास्ट को तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारा जो फ्रंट फेस है वो एक मास्क रह गया है और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। इस देश में जहां हम रह रहे हैं वहां ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 100 साल पुरानी बात है। मुझे नहीं मालूम आप में से किन को मालूम होगा, नानगेली एक लड़की थी सदर्न इंडिया में। आपने नहीं सुना हो तो ज़रा अपने मोबाइल पे टाइप करके देख लीजिएगा। हम उस समाज से, उस सिस्टम से निकले हैं जहां महिला के ऊपर ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था। ओनली अ प्रिविलेज्ड क्लास वुमेन were allowed to cover their breast. Rest of the women, they were not allowed to cover their breast, and if you want to cover, pay tax. नानगेली जो लड़की थी उसने रिवोल्ट किया और उसने अपने ब्रेस्ट को कवर कर लिया। मामला राजा तक पहुंचा कि अब हमारा जो जुनून है, जो हम में हमारा रुतबा है, वो ही ख़त्म हो गया जब एक महिला ने अपनी ब्रेस्ट कवर कर ली और वो उस कम्युनिटी से आती है जो प्रिविलेज नहीं है। तो टैक्स वसूली के लिए उसके घर पर भेजा गया। उस लड़की ने अपने ब्रेस्ट काट के, क्योंकि गरीब थी, और केले के पत्ते पर रख कर दे दिए टैक्स कलेक्टर को कि ले लीजिए, एंड शी डाइड। ये वो भारत है जहाँ से हम आते हैं, जिस सत्य को हम स्वीकारते नहीं हैं। ऐसा समाज है हमारा, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1925 की बात है। तो इस तरह के समाज में हम रहे हैं, तब जाके हमको इतना स्ट्रगल किया गया। उसके बाद हमें आज़ादी मिली, और उस आज़ादी के स्वरूप हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन मिला। आप सब संविधान के विद्यार्थी हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की बात करते हैं, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन को कितना अपहोल्ड कर पा रहे हैं? क्या हमारे नेता आज कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड कर पा रहे हैं? तो सबसे पहला हमारा दायित्व पड़ता है कि हम अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को कैसे बचाएं। इस संविधान को आप जब तक नहीं बचाएंगे तब तक आप अच्छा समाज नहीं बना सकते। संविधान कोई जीता जागता जंतु नहीं है। संविधान एक किताब है जो लिखी हुई है, लेकिन इस संविधान को जीना है और इस संविधान के अनुसार चलना है, तो इसको आत्मसात करना पड़ेगा। सिर्फ आर्टिकल लिख देने से वो आर्टिकल में जो हमें हक हैं वो नहीं मिल जाएंगे। उन हकों के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, और ये जहाँ करना होता है वहाँ सबसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो अधिवक्ता का कार्य होता है, वो एडवोकेट का काम होता है। तो आप सबका ये उद्देश्य होना चाहिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हमें जो भी करना पड़े, जब भी करना पड़े, जितना भी करना पड़े, वो हम करें। किसी भी समाज की प्रगति का अगर आपको आकलन करना है
तो उस समाज में महिला की क्या स्थिति है वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो समाज कितना अग्रणी है या कितना पिछड़ा हुआ है। हमारे समाज में महिला की क्या स्थिति है आज, और दूसरे समाजों में महिला की क्या स्थिति है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको देख के आप असेस कर लीजिए कि आपका समाज कहाँ है। बच्चे की पहली शिक्षिका है, फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड इज द मदर। अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं है, माँ के विचार अच्छे नहीं हैं, तो बच्चा न पढ़ा लिखा हो सकता है न अच्छे विचारों वाला हो सकता है। इसलिए लड़के से पहले लड़की का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इस तथ्य को जानकर, इस सच्चाई को मानकर ज्योतिराव फुले ने 1848 में पहला स्कूल खोला, वो भी लड़कियों के लिए। तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे नायक कौन हैं। मैं जब पढ़ता था, गांधी के ऊपर किताब चाहिए लाइब्रेरी में जाइए, आपको ढेरों किताबें मिल जाएंगी, नेहरू के ऊपर किताबें मिल जाएंगी, लेकिन अंबेडकर के ऊपर किताबें नहीं मिलती थी, ज्योतिराव फुले के ऊपर किताबें नहीं मिलती थी, ईवी रामास्वामी पेरियार के ऊपर किताबें नहीं मिलती थी। आप में से मुझे पता नहीं कितनों ने ईवी रामास्वामी पेरियार को पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो कृपया जाकर उसको पढ़ें। ज्योतिराव फुले की तरह उन्होंने भी जाति के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ी। अंबेडकर की तरह उन्होंने भी एक ऐसा समाज की संरचना चाही जहाँ पे हर किसी को बराबर का दर्जा मिले और आगे बढ़ने के बराबर मौका मिले। तो ज्योतिराव फुले हैं, ईवी रामास्वामी पेरियार हैं, विजय सिंह पथिक हैं। विजय सिंह पथिक के बारे में तो आप जितना बताया गया है वो तो है ही। इसके अलावा आपको राजस्थान में तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में इनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे जिनसे आपको पता लगेगा कि उनका कितना बड़ा योगदान था नेशनलिस्ट मूवमेंट में। लेकिन उनके ऊपर किताबें आपको नहीं मिलेंगी, लाइब्रेरी में आप चले जाइएगा आज भी नहीं मिलेंगी। इसलिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे नायक कौन हैं। और हमारे नायक नहीं है, जैसे हम कहते हैं कि विजय सिंह सिर्फ इस समाज के नहीं हैं, विजय सिंह पूरी ह्यूमैनिटी के हैं, इंसानियत के हैं। इसी तरह से ज्योतिराव फुले सिर्फ एक समाज विशेष के नहीं हैं, वो पूरे इंसानियत के हैं, पूरे समाज के हैं। इसी तरह से आप डॉक्टर अंबेडकर को आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो सिर्फ एससी जाति तक ही सीमित हैं। उनका दायरा तो बहुत बड़ा है। उनके दायरे की वजह से ही आज अगर आप हमारे समाज के कुछ बच्चे आगे बढ़ रहे हैं रिजर्वेशन की मदद लेके, तो ये आर्टिकल 340 अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखते तो आज उनको वो मौका नहीं मिलता। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने कई बार खबरें पढ़ी हैं, हरियाणा से भी, राजस्थान से भी, यूपी से भी, जहाँ उनकी मूर्तियों पे कभी गोबर फेंक दिया जाता है, कभी कालिक पोत दी जाती है, कभी उनको तोड़ दिया जाता है। लेकिन उनको समाज में ये आप लोग समझा सकते हैं, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं। आपका एक अधिवक्ता का ताल्लुक हर समाज में, हर वॉक ऑफ लाइफ के आदमी से पड़ता है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कोई कर्मचारी हो, वो भी अपने मुकदमे में उसके पास आएगा, महिला भी आएगी, मजदूर भी आएगा, अधिकारी भी आएगा, कर्मचारी भी आएगा। तो आपको ये चीज़ प्रोपोगेट करनी चाहिए, आपको ये चीज़ समझानी चाहिए। हम एक अपने ही समाज तक सीमित क्यों रहें? वैसे यही एक ऐसा विचित्र देश है जहाँ 6,500 से ज़्यादा जातियाँ पाई जाती हैं, वरना दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ 2-4 से ज़्यादा जातियाँ पाई जाती हैं। और इन जातियों में भी सिर्फ वर्चस्व वाली कुछ 2-3 ही है, बाकी सब तो हमारा संविधान से पहले हम तो शूद्र ही थी। अब कई अपने आप को बड़ा गर्व से कहते होंगे, लेकिन मुझे जब कोई कहता है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि अगर मैं वो कहता हूं तो मैं फिर उस शूद्र में आता हूं, और मैं कैसे कह दूं गर्व से कि मैं शूद्र हूं? इससे अच्छा तो मैं उस चीज को ही नकार दूं जो मुझे शूद्र कहती हो। शायर साहब कुछ कह रहे थे तो मुझे वो एक
गीत की लाइन याद आ गई, गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। तो आप सच्चाई से, हकीकत से आंख नहीं मोड़ सकते। साहित्य हमेशा हर चीज में अपना योगदान देता है। साहित्य के बिना मैं नहीं समझता कि कोई भी क्षेत्र ऐसा होगा जो साहित्य को इग्नोर करके आगे बढ़ सके। मैं जब पढ़ रहा था तो मेरी स्ट्रीम साइंस थी। उस ज़माने में 9th क्लास से ही आपको लेना होता था, आप कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है या साइंस लेना है। तो मैं 9th स्टैंडर्ड से साइंस लिया। उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ साइंस बीएससी किया। उसके बाद मैंने एलएलबी किया, क्योंकि फादर साइंटिस्ट थे, वो चाहते थे कि सब साइंस, हम सब भाई साइंस लेके बीएससी करने के बाद में फिर बाद में हमने अपना अपना निर्णय लिया किसको कहाँ जाना है। लेकिन साइंस पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ कि जिन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी, तो मैं ये समझता था कि इनका तो जीवन व्यर्थ ही गया। लॉ पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जिस व्यक्ति ने अगर लॉ नहीं जाना तो उसका जीवन भी व्यर्थ हो गया। लेकिन जब मैंने साहित्य पढ़ा तो महसूस हुआ कि बिना साहित्य के तो लॉ भी बेकार है, साइंस भी बेकार है। तो पूरा संरचना जो शरीर की है, तो आप किडनी को नहीं छोड़ सकते, हार्ट को नहीं छोड़ सकते, लीवर को नहीं छोड़ सकते। तो समाज में हमें जीने के लिए अगर आप देखेंगे तो सिर्फ साइंस से काम नहीं चलेगा, सिर्फ आर्ट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कॉमर्स से काम नहीं चलेगा। इन सब को जोड़ के मिलाएंगे आप सबको, तब आपका समाज आगे बढ़ेगा। तो जिस तरह से शरीर के लिए हर अंग जरूरी है, इसी तरह से समाज के लिए हर क्षेत्र बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी है इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, क्योंकि वो पुरानी कहावत है जो बहुत सुनता था मैं, कि भूखे भजन न होए गोपाला। तो जब तक पेट भरा हुआ नहीं है, तब तक आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो किसी की समझ में नहीं आएंगी। और आपकी अगर फाइनेंस अच्छा है तो चाहे आपके पास डिग्री हो ना हो, आपके दरवाजे पे बहुत लंबी लाइन मिल जाएगी। लेकिन आपके पास कितनी ही डिग्रियां हैं और फाइनेंस नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। इसलिए सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप अपनी फाइनेंस किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। शायद साहबजादे शायद आप कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, तो चलिए अपनी स्टेट में नहीं, समाज के दूसरी स्टेट में बच्चे हैं, उनको बताइए कि कंस्ट्रक्शन में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। बड़ा लुक्रेटिव फील्ड है, तो उन बच्चों को समझाइए, उनको बताइए। जो वकालत के फील्ड में हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप सिर्फ काला कोट पहनने तक सीमित नहीं रहें। काला कोट पहनकर अगर निकलें और कोर्ट में खड़े हों तो उस स्थिति में खड़े हों कि जज भी आपके प्रेजेंस देख के घबराए। क्योंकि यहाँ मुझे याद आती है डॉक्टर अंबेडकर की वो बात, जब वो कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। अगर आप अपने मुकदमे में अच्छी तरह से तैयारी करके जाते हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ जज भी आपको देखकर अनईजी महसूस करता है। और ये चीज़ मैंने महसूस की, क्योंकि जब मैं कोर्ट में जाता था, अपने बहस शुरू करता था, और अगर जज ने अच्छी तरह पढ़ के नहीं आया है, जज उस फील्ड का नहीं है, क्योंकि हर जज हर फील्ड में नहीं होता था। कोई सिविल का अच्छा वकील रहा है तो वो एलिवेट हो गया, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ज़्यादा नहीं देखे, उसने क्रिमिनल मैटर्स ज़्यादा नहीं देखे। अगर मैं वहाँ क्रिमिनल मैटर आर्ग्यू कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है इनको सिविल का ही आता है, क्रिमिनल का कुछ नहीं आता, और उनसे 2-4 आर्ग्यूमेंट मैंने उल्टे सीधे कर भी दिए तो उनके सर के ऊपर से निकल जाते। तो आपको हर फील्ड में, और जिस फील्ड में आप महारत कर रहे हैं, तो उसमें तो ऐसा होना चाहिए कि आपने जो बोल दिया कानून का वही लास्ट वर्ड है, उसके आगे कुछ नहीं है। तो आप उस तरह की तैयारी करके जाएं, सिर्फ काला कोट नहीं पहने। क्योंकि एक बार शादी के लिए जो सर्वे किया गया तो एक चपरासी से नीचे भी वकील की स्थिति पाई गई थी।
तो हम कह कुछ भी लें, लेकिन समाज में जो आज पोजीशन बना रखी है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। और उसका कारण है क्योंकि हमने लॉ की पढ़ाई को इतना आसान और इतना सस्ता बना दिया। क्योंकि मैं कई बार कई कमेटीज़ में जुड़ा हुआ था, तो राजस्थान में तो ऐसे ऐसे लॉ कॉलेज थे जो 2 कमरे में थे और पूरा डिग्री बांट रहे थे। बिहार में इसी तरह के कई कई ऐसी इंस्टीट्यूशंस थी जो टीचर्स बनने की बीएड की डिग्रियां बांटा करती थी। यूपी में कई ऐसे, एमपी में कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो मेडिकल की डिग्रियां बांटा करती थी। जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, क्वैक्स, वो वैसी ही डिग्रियां ला के अपने क्लिनिक्स खोल के बैठ गए। तो हम हकीकत में आज कहाँ हैं, हमारा देश कहाँ है, हमारी व्यवस्था कहाँ है, इनसे आंखें नहीं मोड़ सकते। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को कैसे बदलना है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। एविडेंस एक्ट, आपका आईपीसी, सीआरपीसी, सारे वक्त आपके कोर्स में पढ़ते हैं, सब वकील पढ़ के आते हैं। वही लॉ डिफेंस काउंसिल ने पढ़ा है और वही लॉ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पढ़ा है। तो फिर जज आपको ज़्यादा क्यों सुने? या आप में ऐसी क्या बात है कि आपकी बात को माना जाए, दूसरे पक्ष की बात को नहीं माना जाए? तो उसके लिए आपको जो कुछ एक्स्ट्रा होता है वो आपकी एक्स्ट्रा होती है रीडिंग, वो आपकी एक्स्ट्रा होती है स्टडी। वो एक्स्ट्रा स्टडी तभी आएगी जब आप पढ़ेंगे। आप में से कितने लोगों ने जब लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तो लीडिंग केसेस हुआ करते थे, अभी भी होते होंगे शायद, मेरे ज़माने में तो थे, हर सब्जेक्ट के साथ में 10 लीडिंग केस हुआ करते थे और उनमें से भी सवाल आ सकता था। तो उसमें लॉ और फैक्ट्स और उसका एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन, चारों चीज़ों पे सवाल हुआ करता था। तो वो जो लीडिंग केसेस हुआ करते थे वो किताबों में सिर्फ 3-4 पेज में ही दे दिया जाया करता था। मैंने वो केसेस छोड़ के मैं लाइब्रेरी में जाके जो केस रिपोर्ट हुआ था सुप्रीम कोर्ट के जर्नल में, AIR में उस टाइम पे, या SCC ऑनलाइन में, वहाँ से मैं उस केस को पढ़ता था। वहाँ वो केस मिलता था आपको कम से कम कभी 80 पेज में, कभी 100 पेज में, कभी 200 पेज में, जो आपको सिर्फ आपके किताब के साथ में 3 पेज में दे दिया जाता था। तो आप 3 पेज पढ़ेंगे और 300 पेज पढ़ेंगे तो उसमें तो फ़र्क पड़ेगा ना। इसलिए फिर एक्स्ट्रा आपका सुनना पड़ेगा जज को। तो वो एक्स्ट्रा चीज़ जानने के लिए, उसको पाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने अपने सीनियर से जो बाद में वो भी जज बन गए थे, उनसे एक ही बात पूछी थी कि मैं सिर्फ एक अच्छा वकील बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें 3 मंत्र देता हूँ। बड़ा एक्साइटेड था मैं। मैंने कहा चलिए आज तो तीनों गुड सूत्र मिल जाएंगे कि अच्छे वकील बनने के। तो उन्होंने पहला सूत्र बताया कि रीड। मैंने बड़ा खुशी की बात है, चलो एक तो रीड हो गया। फिर मैंने पूछा दूसरा बताइए सर। उन्होंने कहा रीड, एंड थर्ड रीड। तो आप अगर समोसा कचौरी भी खाते हैं और जिस कागज़ पे खा रहे हैं अगर उसमें भी कुछ लिखा हुआ है तो उसको भी पढ़ लीजिए, वो भी कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। So even if you read trash, that will also help you somewhere in some way. वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैंने तो जो साइंस में पढ़ा था उसको मैंने लॉ में अप्लाई किया। एक छोटा सा इंसिडेंट है जहाँ एक बस ड्राइवर था राजस्थान रोडवेज का, जिसने एक्सीडेंट हो गया और एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसको मजिस्ट्रेट के यहाँ से कन्विक्शन हो गया, डीजे के यहाँ उसकी अपील हुई, वो में उसमें भी कन्विक्शन हो गया। हाई कोर्ट के लिए उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे गोविंद सिंह गुर्जर, तो वो पिताजी से एक्वेंटेड थे। उन्होंने पिताजी को कहा, उन्होंने मेरे पास भेज दिया। अब उसकी सिर्फ एक रिवीजन की जा सकती थी और रिवीजन में स्कोप आपको मालूम है बहुत कम होता है। ओनली jurisdiction vested not exercised, exercised wrongly, or exercised in a manner leading to miscarriage of justice. ये 3 ग्राउंड हुआ करते थे। मैं जब पढ़ रहा था तो साइंस में हमारा फिजिक्स का चैप्टर हुआ करता था जिसमें कई बार ब्रेकिंग के बारे में पढ़ाया जाता था।
तो ब्रेक अगर आप लगाते हैं, अगर आपने टू व्हीलर फोर व्हीलर्स चलाते हैं, आपने महसूस किया होगा, अगर गाड़ी में 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं और फिर आपने ब्रेक लगाया तो रुकने में ज़्यादा समय चाहिए, और अगर उसमें सिर्फ आप अकेले हैं और फिर आपने ब्रेक लगाया तो वो जल्दी रुक जाएगी। यही हाल टू व्हीलर का है। ये सीधी सी फिज़िक्स है मास और मोमेंटम की। तो मैंने मोटर व्हीकल्स एक्ट पढ़ा, उसमें डेफिनेशन थी हाफ लेडन फुल लेडन। वही फुल लेडन मीन्स आप 4 व्यक्ति बैठे हैं, 4 कार की कैपेसिटी है, 5 की 4 बैठे हुए हैं, तो अगर आधे से 50% से ज़्यादा ऑक्यूपाइड है तो फुल लेडन की डेफिनेशन में, 50% से कम ऑक्यूपाइड है तो हाफ लेडन की। और उसका डिस्टेंस ब्रेक लगाने से और रुकने तक में वो मीटर्स में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नक्शे मौके से जहाँ उसने ब्रेक लगाए ड्राइवर ने और जहाँ पर गाड़ी रुकी उसका नाप लिखा हुआ था नक्शे मौके पे, उससे मैंने ये साबित कर दिया कि इस डिस्टेंस के अनुसार बस की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी और उसमें ड्राइवर की रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं आ सकती थी। सिर्फ एक इस ग्राउंड पे उसका एक्विटल हो गया रिवीजन पिटीशन में। तो दिस इज हाउ मैंने फिजिक्स पढ़ी थी, फिजिक्स का एप्लीकेशन लॉ में किया एंड आई गॉट सक्सेस। सो रीडिंग एनीथिंग एनीवेयर एवरीवेयर कैन बी अप्लाइड एंड यू कैन बी सक्सेसफुल। एक बार एक हमारे जज साहब थे, वो थोड़ा भारतीय सभ्यता की ज़्यादा दुहाई दिया करते थे। मैंने एक वर्ड यूज़ कर लिया था कि शी इज़ द फॉस्टर मदर। वो बड़े नाराज़ हुए, क्या आप ये विदेशी कल्चर की बातें करते हैं, हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है, फॉस्टर मदर क्या होती है, ये क्या होती है, वो क्या होती है। मैंने सीधा सा जवाब दिया कि कृष्ण की जन्म देनी मानी माँ कौन थी? देवकी। पाला यशोदा ने। यशोदा फॉस्टर मदर हुई कि नहीं हुई? उसी को अंग्रेजी में कह दिया। इसमें आपका कौन सा कल्चर बदल गया सर? उन्होंने सर झुका लिया और आगे केस बढ़ गया। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, और सिर्फ यही एक चीज़ है जो आपको आगे ले जा सकती है। एग्जाम्पल है, उदाहरण आपके सामने है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वो तो रिजर्वेशन से नहीं बने थे, लेकिन कितने फील्ड में उनकी मास्टरी थी। ही वॉज बैरिस्टर फ्रॉम ग्रेज इन, he was doctor of science from London School of Economics in economics. डॉक्टर मनमोहन सिंह भी सिर्फ PhD थे। he was DSc डॉक्टर ऑफ साइंस, जो आज तक मुझे लगता है कोई हिंदुस्तानी वो डिग्री नहीं ला पाया। वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर बात किया करते हैं। he was appointed as a member of Viceroy's cabinet। आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बना था, उसमें उन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर रहते हुए बहुत काम किया था। मैटरनिटी लीव जो मिलती है आज महिलाओं को, ये उन्होंने वहाँ बैठकर दिलवाई। लेबर के वर्किंग आवर्स सिर्फ 8 घंटे होंगे, ये उन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो है वो प्रोविज़न है, वो उन्हीं की देन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज़ हिज कंसेप्ट बेस्ड ऑन हिज रिसर्च, रूपी its implication and application। अंग्रेजों को जब रिसर्च पेपर लिख के दिया तो उसको पढ़ के बहुत तिल मिलाए, बहुत नाराज हुए, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि बात तो इन्होंने सही कही है, और उनको DSc की डॉक्टरेट की डिग्री दी। तो ये अंत में मैं आपसे यही एक आग्रह करूंगा कि जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, और समाज को आगे ले जाने की जहाँ तक बात है तो आप सब आगे बढ़ जाइए, समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा। कुछ बातें जो मैं आपसे करना चाहता था वो मैंने पिछली सेमिनार के लिए तैयार की थी, जो 25 मई को था। आई मिस्ड इट, क्योंकि मैं अपना बोर्डिंग पास लेके जब एयरपोर्ट पे बोर्ड करने के लिए पहुंचा, उस टाइम मुझे बताया गया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है बैड वेदर की वजह से। तो वो राइटअप मैंने वैसे तो शेयर कर दिया था। आप जो कोई पढ़ना चाहें, मैं अपने ग्रुप पे इसको शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लीजिए। मैंने उसमें काफ़ी कुछ डिस्कस किया है कि आज हमारे जो पिछड़ेपन का मुख्य कारण वो है, वो हमारी लीगेसी है, दैट इज़ क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871, जहाँ पे गुर्जर, सांसी, पहाड़री, बंजारा, आपका बेड़िया,
इस तरह की इतनी कम्युनिटीज़ थी जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में डाला गया। और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में डालने का अर्थ क्या होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो आप एक्ट पढ़िएगा। मैंने यहाँ पे उसको डिस्कस किया है, बताया है आपको कि हमें ये पिछड़ापन, हमें ये अनपढ़ता, ये हमें लीगेसी है, हमारी विरासत में मिली हुई है। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर तो दे वर बॉर्न क्रिमिनल्स बाय वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट ऑफ 1871, क्योंकि जब क्रिमिनल ट्राइब्स में आप बच्चा पैदा होगा तो वो तो बॉर्न क्रिमिनल है। जो बच्चे यंग हुआ करते थे उनको अंग्रेज ले जाके रिहेबिलिटेशन कैंप्स में उनसे सारे अपना घर का काम करवाते थे। आप डिस्ट्रिक्ट से कहीं जा रहे हो तो थाने में बता के जाओगे, दूसरी में गए तो वहाँ जाके रिपोर्ट करोगे। इस तरह का तो समाज हमारे लिए तैयार किया गया था, इस तरह के तो हमारे एंसेस्टर ने तकलीफ़ें झेली हैं। आज आप हमसे उम्मीद करते हो कि हम एकदम से आगे बढ़ जाएं। शायर साहब कहते हैं पिछड़ापन मत कहिए, अरे हुजूर कैसे ना कहें। तो ये गम है, इस गम को खुशी कैसे कहना है शायर साहब। आप एक्ट ऑफ 1871 देखिए, उससे हमने क्या पाया है। जो दिल्ली एनसीआर में स्थितियां हैं वो तो 84 में राजेश पायलट साहब की मेहरबानी हो गई कि उन्होंने जो आपकी ज़मीनें ले लेके सरकार एंजॉय कर रही थी उसके कंपनसेशन इतना बढ़ा दिया कि उस वजह से उनकी ये माली हालत सुधर गई, इसलिए ठीक है, वरना स्थिति बहुत ख़राब थी। और ये सब हुआ इस वजह से। 1952 में उनको डी नोटिफाई किया गया, तो 1952 में हम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के क्लचेस से बाहर आके डी नोटिफाइड हो गए। लेकिन उस टाइम पे जो टैग लगा, उस टाइम पे जो हमने सहा, हमारे पूर्वजों ने सहा, उससे पीछा थोड़ी हो गया, उससे पीछा थोड़ी छूट गया। हमारा समाज जिस तरह से डेवलप हुआ उसकी तो कुरीतियाँ आज तक चल रही हैं। वो पिछड़ापन, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान न देना, ये सब कारण है उसके। तो इन चीज़ों को जब तक हम नहीं जानेंगे, और देखिए कभी भी अपने बच्चों को बताइए, आप भी ध्यान में रखिए, धर्म की अफीम मत पीजिए और न बच्चों को पिलाइए। धर्म से कोई भी देश बड़ा नहीं होता है। अगर धर्म से ही सब कुछ चलता तो आज ये मुस्लिम कंट्रीज में आपस में झगड़े क्यों हो रहे हैं। ये समाज की एक बड़ी चतुराई है कि किसी भी चीज़ को अगर एक्सप्लॉइट करना है तो उसको अच्छा नाम दे दो। लड़की को पढ़ने नहीं देना है, महिला को आगे बढ़ने नहीं देना है, अरे वो तो सरस्वती है, महिला तो घर की देवी है, अरे उसको सरस्वती मत बनाइए, देवी मत बनाइए, उसको महिला ही रहने दीजिए, उसको कम से कम बराबरी का हक दे दीजिए, वो ही बहुत है। ये काम सिर्फ समाज में नहीं होता है, ये देशों में भी होता है। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म और इराक के सारे तेल के कुएं अपने कब्जे में कर लिए। तो ये इंसानी फितरत है कि जो भी गलत काम करना है, जिस चीज़ को भी हथियाना है, उसको अच्छा नाम दे दीजिए और अच्छा नाम देके उन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लॉइट करते जाइए। तो इस एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है शिक्षा। तो शिक्षा के ऊपर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, अपने फाइनेंस को मजबूत कीजिए। अपने फाइनेंस को आप मजबूत करेंगे, बाकी सारी चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। ये सब जात पात धर्म ये सब कहने की बातें हैं, बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। आज IAS लड़का हो, IAS लड़की हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हो, दोनों आपस में राजी राजी शादी कर लेंगे, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेताओं को देख लीजिए, अंग्रेजी हिंदी करेंगे, अपने बच्चों को सबको अमेरिका में पढ़ा रहे हैं। मैक्सिमम MLAs MPs के बच्चे आपको पता लगेगा कि सब USA UK में पढ़ रहे हैं, और कईयों के तो वहाँ की नागरिकता भी ले चुके हैं। तो जब यहाँ पे धर्म के ऊपर खतरा आता है, जब हिंदू खतरे में आता है, तो कहिए उनके अपने बच्चों को बुलाइए, उनको आगे चले, हम पीछे चलने को तैयार हैं। तो धर्म की अफीम में कभी भी कोई भी गलत काम मत कीजिए, ना अपने बच्चों को ऐसा करने दीजिए, वरना इससे आपके समाज का ताना बाना सब बर्बाद हो जाएगा। और इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता है। इसलिए इंसान बने रहें, इंसानियत का पाठ पढ़ाएं
और पढ़ें और पढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद।